बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदनान अनवर है, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पोला एंड आईआर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम सोशियोलॉजी का तीसरा टॉपिक और एक अहम तरीन टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम फेमिनिज्म की जो मूवमेंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। फेमिनिज्म का जो नाम है, जो ये टर्म है, ये कहाँ से आई, कब आई, किसने शुरू की, इसकी कितनी वेव्स हैं, उनके फिर आउटकम्स जो है वो क्या निकले, उनसे कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर जो है वो डिस्कस की गई, और फेमिनिज्म की टाइप्स जो हैं वो कितनी हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ आज की वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये सोशियोलॉजी का एक अहम तरीन टॉपिक भी है। इससे पहले वाले दो टॉपिक जो है मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, उसके अंदर सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की। उसके बाद रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, क्योंकि सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज कहा जाता है, जैसा कि आपके जानते हैं। तो उसका दीगर से जो सोशल साइंसेज हैं उनके साथ क्या ताल्लुक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल के साथ डिस्कस की। और आज हम तीसरा टॉपिक फेमिनिज्म को जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है, वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आने वाले भी फेमिनिज्म के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम बिला तखीर हम आज अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देखते हैं कि इससे जो फेमिनिज्म है, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। प्रोमिनेंट स्कॉलर शिमामांदा निगोजी एक प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, उन्होंने जो है जो डेफिनेशन जो डिफाइन किया है फेमिनिज्म को, वो कहते हैं द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑफ द सेक्सेस, के जो जेंडर्स हैं, जो सेक्सेस हैं, उनकी जो एक इक्वलिटी है, जो बराबरी है, वो माशरती लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी और मुआशी लिहाज से भी, इस इक्वलिटी को फेमिनिज्म का नाम दिया जाता है। ये एक आसान तरीन जो है वो डेफिनेशन है फेमिनिज्म की। मतलब कि मर्द और ख़वातीन बराबर हैं, मुआशी लिहाज से भी, मुआशरती लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, तमाम जो सेक्सेस हैं मर्द और ख़वातीन बराबर हैं। ये एक डेफिनेशन जो है वो हमें ये समझाती है। अब यहाँ पर हमें एक हमारे जहन में एक कंफ्यूजन पैदा होती है कि फेमिनिस्ट क्या है और फेमिनिज्म क्या है। तो इसको सबसे पहले हम क्लियर करते हैं डेफिनेशन के बाद। जो फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट रेफर टू एन इंडिविजुअल हु एडवोकेट्स फॉर जेंडर इक्वेलिटी, के फेमिनिस्ट उस शख्स को कहा जाता है, उस बंदे को कहा जाता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो जेंडर की इक्वेलिटी को एडवोकेसी करता है, वकालत करता है। क्लियर, उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। वेयर एज फेमिनिज्म रेफर्स टू द ब्रॉडर सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट एम टू अचीविंग जेंडर इक्वेलिटी। और जो फेमिनिज्म है ये एक मूवमेंट का नाम, जो कि एक ब्रॉडर ब्रॉडर सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट का नाम है, जिसके अंदर जो है वो बाकायदा एक तहरीक होती है, जिसके अंदर जो खवातीन हैं और मर्द हैं उनकी बराबरी, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो इक्वलिटी है उसकी बात करती है। तो फेमिनिस्ट जो है वो किसी एक इंडिविजुअल को, और फेमिनिस्ट जब ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी वो जमा यानी कि प्लूरल फॉर्म को हम कहते हैं, और फेमिनिज्म एक मूवमेंट को कहा जाता है। सो अगर हम इसको समराइज करें, सो फेमिनिस्ट डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु अलाइंस विद फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स। मतलब फेमिनिस्ट जो है वो एक शख्स का नाम है जो कि फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी एडवोकेसी कर रहा होता है, वकालत कर रहा होता है। वाइल फेमिनिज्म एनकम्पासेस द आइडियोलॉजी, जबकि जो फेमिनिज्म है वो एक आइडियोलॉजी है, एक नजरिया है, एक थीरी है, एक मूवमेंट है, जो कि उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करती है, उसकी एडवोकेसी करती है। सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, और उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म में क्या फर्क है। अब हम देखते हैं जो फेमिनिज्म है एनलिस्टेड इन 1885, कि जो फेमिनिज्म है ये 1885 में ये लफ्ज जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, एनलिस्ट हुआ, जबकि फेमिनिस्ट जो है वो 1894 के अंदर जो है ये एनलिस्ट होता है। और ये टर्म इस्तेमाल कहाँ पर की गई जी? दीज टर्म यूज्ड फर्स्ट इन फ्रांस, सबसे पहले फ्रांस में, एंड देन नेदरलैंड इन 1872, इन यूके 1890 एंड इन यूएसए 1910। नेदरलैंड और फ्रांस के अंदर 1872 के अंदर ये टर्म इस्तेमाल की गई, यूके के अंदर 1890 के अंदर, और यूएसए के अंदर 1910 1910 के अंदर। अब ये टर्म जो है वो किसने बना दी भाई? ये टर्म जो है, द टर्म फेमिनिज्म वाज कॉइन्ड इन द लेट 19th सेंचुरी, इट्स एग्जैक्ट ओरिजिन इज डिबेटेड। अब ये
इसके ऊपर मुख्तलिफ स्कॉलर जो है वो मुख्तलिफ अपनी राय देते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ज्यादातर जो है वो चार्ल्स फ्यूरियर एक फ्रेंच फिलासफर है, वो कहते हैं जी 1830 मतलब 1830 की जो दिहाई है तब ये टर्म जो है वो कॉइन की गई थी। तो इसके ऊपर जो है वो एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं स्कॉलर्स हैं जो किताबों के अंदर लिखा है वो ये चीज जो है वो लिखी हुई है। However, the term gained broader usage of prominence during the women's rights movement in 19th and early 20th, जो कि आज हम पढ़ेंगे भी इसके मूवमेंट्स के बारे में। 1830 की 30s के अंदर जो है वो 1830 की दहाई में एक फ्रेंच फिलोसफर जो है को चार्ल्स फ्यूरियर, उन्होंने जो है वो इसको इस्तेमाल किया। और जो 1900 और 2000 की जो दहाई है मतलब 19th और 20th सेंचुरी के अंदर बकायदा इसके ऊपर मूवमेंट्स लॉन्च की गई। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन, डेफिनिशन, फेमिनिस्ट क्या होता है और फेमिनिज्म क्या होता है, ये टर्म कब इंट्रोड्यूस कराई गई और इसको जो है वो किसने जो है वो कॉइन किया था। अब इंट्रोडक्शन ऑफ फेमिनिज्म की अगर बात की जाए तो जो हम उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि जो फेमिनिज्म है ये एक मूवमेंट का नाम है जो जेंडर इक्वलिटी की बात करती है कि मर्द और खवातीन में कोई फर्क नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, रंग, नस्ल, इलाका, मजहब की बुनियाद के ऊपर, इकोनॉमिक स्टेटस की बुनियाद के ऊपर, पॉलिटिकल स्टेटस की बुनियाद के ऊपर खवातीन को किसी भी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो मतलब जेंडर इक्वालिटी की हर मामले के अंदर जेंडर इक्वालिटी की ये बात करती है फेमिनिज्म, और ये 19th सेंचुरी से जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है फेमिनिज्म है क्या। अब हम ये देखते हैं जी, सबसे पहले हमारा जब हमें ये समझ आ जाती है तो हम कहते हैं इसकी जरूरत भाई क्यों पेश आई, क्या शुरू में ऐसा नहीं था, जेंडर इक्वलिटी नहीं थी भाई, नहीं थी। तो तब जाके ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। कॉजेज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, उसके जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं इसके पीछे वजूहात कौन कौन सी हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन मैं चंद एक 8 के करीब आपके सामने रखूंगा। कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सिंफी इम्तियाज होता था मर्द और खवातीन के दरमियान, फर्क था, मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और खवातीन को वो इंफीरियर समझते थे। सो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये एक वजह थी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की। दूसरा, लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, खवातीन को सियासी नुमाइंदगी नहीं दी जाती थी। इवन के अमेरिका के अंदर भी, अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा, वरना आप नेक्स्ट ईयर्स के अंदर पढ़ेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ के स्टूडेंट है वो तो पढ़ेंगे। वरना मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका में भी खवातीन को वोट देने का हक कभी रहा कभी नहीं रहा, फिर दे दिया गया। सो लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, खवातीन को जो है वो वोट देने का हक नहीं था, एक वजह ये भी थी। नंबर 3, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो मुआशी अदम मसावत था, एक वजह ये थी। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, खवातीन को जो है वो तालीम के मैदान के अंदर जो है वो लिमिटेड एक्सेस थी, बड़ी तालीम की तक महदूद रसाई थी। आज भी देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालक मत देखें, अब ये 2024 चल रहा है, लेकिन आज भी जो है वो इसका सामना है खवातीन को बाज़ इलाकों में। मैं हर इलाके की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। तो ये माजी में भी रहा, तो ये भी एक वजह थी, कॉज था, कॉज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट उसके स्टार्ट होने का। नंबर 5 पे है रिप्रोडक्टिव राइट्स रेस्ट्रिक्शंस, मतलब तौलीदी हकूक पर पाबंदियां थीं। मतलब खवातीन को जो है वो एक मशीन जो है वो समझा जाता था, इसमें काजी खवातीन की भी मर्जी होनी चाहिए जी, बच्चे पैदा करें ना करें, कितने करें, कब करें, खातून की भी जो है वो सेहत का ख्याल रखना चाहिए, मतलब कि एक मुनासिब वक्फा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो वजूहात थी। नंबर 6, जेंडर बेस्ड वायलेंस, सिनफी बुनियाद के ऊपर तशद्दुद किया जाता था, मर्द अपने आप को सुपीरियर समझते थे तो खवातीन को मारते थे। आज भी 2024 में पाकिस्तान और इंडिया के लोग तो बड़ा बखूबी समझते हैं कि हमारे मुआशरे में जेंडर बेस्ड वायलेंस आज भी मौजूद है। देखें, दोनों ममालक चांद पे पहुंचने की बातें कर रहे हैं, चांद पे पहुंच गए हैं। अभी कुछ देर पहले इंडिया जो है वो चांद तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस सामने आते हैं। मैं ये नहीं कहता रोजाना की बुनियाद के ऊपर आते हैं या बड़े ज्यादा, लेकिन फिर भी हैं तो सही ना भाई। लेकिन आज से जो है वो 200 300 400 साल पीछे चले जाएं तो क्या हालात होंगे। आज इतनी तरक्की हो गई है तो जेंडर बेस्ड वायलेंस आज भी होती है। नंबर 7 है ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड सेक्सुलाइजेशन, औरतों को अशिया की तरह पेश किया जाता था और जिनसी इस्तेहसाल उनका किया जाता था। कल्चरल एंड सोसाइटल स्टीरियोटाइप, सकाफती और माशरती दकियानूसी जैसे तसव्वुरात थे, स्टीरियोटाइप्स टाइप जो है वो उनके ख्यालात होते थे खवातीन के बारे में। तो ये कुछ वजूहात थी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के स्टार्ट होने के। अब जब स्टार्ट की गई तो फिर उनकी डिमांड क्या है, मतलब कोई जब मूवमेंट लॉन्च की जाती है तो बंदा शोर मचाई जाए, एहतजाज करी जाए, तोड़ फोड़ करी जाए, मुतालबात करे, वो पूछे भाई वजह क्या है। तो डिमांड्स क्या थी, वो भी इनकी कुछ डिमांड्स थी, वो वही थी जो इसके पीछे वजूहात थी। सबसे पहले इक्वल पे फॉर
इक्वल वर्क, जितनी मर्दों को भाई मजदूरी मिलती है उतनी उजरत मिलती है, सैलरी मिलती है, उतनी खवातीन को भी जो है मिलनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर, खवातीन को हकूक होने चाहिए रिप्रोडक्टिव राइट्स, जो भी हमने डिस्कस किया कि भाई खवातीन एक मशीन नहीं है, उनकी भी मर्जी शामिल होनी चाहिए। सेहत तक उनको भी बराबर रसाई होनी चाहिए जैसे मर्दों को है। एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, वेमेन के खिलाफ जो वायलेंस है तशद्दुद है उसको खत्म होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन, तलीम में जितने मर्दों को हकूक है हासिल करने के उतने खवातीन को भी होने चाहिए। रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल लीडरशिप, सियासी मामलात में खवातीन को शामिल किया जाए। एलिमिनेशन ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड रोल, जो खवातीन के बारे में जो दकियानूसी टाइप जो ख्यालात हैं वो उनको एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए। वर्क प्लेस इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट, खवातीन को भी उतने काम के मौके मिलने चाहिए जितने मर्दों को हैं और उसमें तरक्की भी होनी चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट, अगर कोई खवातीन को काम करने की जगह पर या कहीं पर भी कोई किसी भी किस्म की जो है वो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको हरासा किया जाता है, उनको जो है वो उनको किसी भी तरह से मतलब तंग किया जाता है, तो उनको कानूनी तौर पर उनको हकूक हासिल होने चाहिए। तो ये कुछ डिमांड्स थी फेमिनिस्ट्स की। अब हम बात करते हैं, अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसके अंदर हमने डिटेल के साथ जो है वो समझना है फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है, और उसके पीछे जो है वो फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म दोनों में फ़र्क क्या है, उनके पीछे फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू होने के पीछे वजूहात क्या थी, उनकी डिमांड्स क्या थी। अब ये चार मूवमेंट्स भी हमने डिस्कस करनी है। अमूमी तौर पर जो है वो अलग-अलग वीडियो बनाई जाती हैं इसके ऊपर, लेकिन आपको एक ही वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ, ताकि आप अगर आप इसको लहदा-लहदा समझना चाहते हैं तो एक ही साथ समझ लें, कल अगला समझ लें, अगला अगले दिन, अगला अगले दिन, जैसे आपकी आसानी हो। लेकिन मैं यही 30-35 मिनट के अंदर मैं आपको सारा ये समझा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की जो फर्स्ट वेव है ये 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में ये स्टार्ट होती है यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अब इसके अंदर जो की पॉइंट्स थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था सफरेज मूवमेंट्स। सफरेज मूवमेंट्स हक के राय दही की तहरीक जो है वो जिसको कहा जाता है, एडवोकेटेड फॉर वेमेन राइट्स टू वोट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसकी वजूहात क्या थी कि खवातीन को वोट देने का हक नहीं था, तो खवातीन को वोट के हक के लिए आवाज उठाई गई फर्स्ट वेव के अंदर, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर। सियासी नुमाइंदगी में अदम मसावात को हाईलाइट किया गया कि भाई खवातीन को भी शामिल किया जाए, उनको भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, जो उनको इन इक्वलिटीज का सामना है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, वोट के हवाले से, वो खत्म होना चाहिए। तो फर्स्ट वेव के अंदर जो की पॉइंट था पहला सफरेज मूवमेंट इसके अंदर शामिल थी, लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी शामिल थी, मतलब कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर बराबरी होनी चाहिए, ये डिमांड था पहली जो वेव थी। फॉट फॉर प्रॉपर्टी राइट्स, खवातीन को प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, एक्सेस टू एजुकेशन, तलीम तक रसाई होनी चाहिए, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मुलाजमत के मौके उनके पास होने चाहिए, और चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स। तो हर मामले के अंदर खवातीन को बराबर हकूक मिलने चाहिए, वो चाहे प्रॉपर्टी के हकूक, एजुकेशन के, हेल्थ के, एम्प्लॉयमेंट के, सो खवातीन को बराबर हकूक मिलने चाहिए कानूनी तौर पर भी और मुआशी और मुआशरती तौर पर भी। नंबर 3 है वेमेन्स राइट्स एक्टिविज्म, कि वेमन राइट्स एक्टिविज्म ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, कि ये तमाम मुतालबात के डिमांड के लिए सिर्फ बता नहीं दिए गए, उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, एहतजाज जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए, मार्च सड़कों पे निकले खवातीन, एंड कंपेन्स लॉन्च की गई टू अवेयरनेस एंड डिमांड चेंज, कि ये तमाम जितनी भी ये ऊपर हमने भी डिस्कस की कौन कौन सी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, एक्सेस टू एजुकेशन के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, ये तमाम जो डिमांड थी इनको हाईलाइट करने के लिए प्रोटेस्ट मार्चेज और कंपेन्स वगैरह लॉन्च की गई। नोटेबल लीडर्स की अगर बात करें कि फर्स्ट वेव के अंदर जो नोटेबल लीडर थे वो सोसन बी एंथोनी, एलिजबेथ कैडी, स्टेंटन एंड एमिलाइन पेंकोस्ट वर इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द मूवमेंट। तो ये कुछ लीडर्स के नाम है, अगर मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि जैसे जो गोरे हैं वो हमारे नाम को किसी बाद दफा हमारे नाम को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं हमें खुद हंसी आ जाती है, सो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और नंबर 5 पे है जो नोटेबल पॉइंट है वो है सेनिका फॉल्स कन्वेंशन। ये एक जो है वो कन्वेंशन हुआ था, सेनिका फॉल्स कन्वेंशन हेल्ड इन 1848। ये 1848 के अंदर जो है वो सेनिका फॉल कन्वेंशन जो है वो हुआ
हुआ जिसके अंदर खवातीन के हकूक के लिए आवाज़ उठाई गई और खवातीन के लिए हक राय दही का मुतालबा किया गया। इस ये जो कन्वेंशन हुआ था, और ये हेल्ड इन 1848, दिस गैदरिंग मार्क द बिगनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फेमिनिस्ट एक्टिविज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के अंदर जो एक कन्वेंशन हुआ था जिसके की पॉइंट्स में अगर मैं दो आपके साथ शेयर की हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो लिखी गई थी, वो खवातीन के हकूक के लिए आवाज़ उठाना और उसके अलावा खवातीन को वोटिंग का हक देना, हक राय दही का मुतालबा करना, इस तरह की चीज़ें जो है वो शामिल थी खवातीन के लिए। नंबर 6, फिर अचीवमेंट्स। पहली वेव के अंदर फिर अचीव क्या हुआ, हुआ या नहीं हुआ। द फर्स्ट वेव लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। ये नहीं कि 100% उससे जो है वो फतह मिल गई, लेकिन इसमें एडवांसमेंट्स जो है वो आती गई, इंक्लूडिंग द सफरेज मूवमेंट सक्सेस विद द पैसेज ऑफ द 90th अमेंडमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1920 के इसकी सक्सेस की सूरत देखिए, उस वक्त तो नहीं फौरन आई, लेकिन बाद में जाके 1920 में जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 19th अमेंडमेंट है उसके तहत खवातीन को वोट देने का हक जो है वो दे दिया गया। जैसा कि लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया कि अमेरिका में भी पहले खवातीन को वोट देने का हक नहीं था। तो अब ये तहरीक शुरू हुई, सेनेका फॉल कन्वेंशन 1848 में हुआ और 1920 के अंदर अमेरिका की जो 19th अमेंडमेंट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके तहत खवातीन को वोट देने का हक दे दिया गया। फिर इस सब के फिर ग्लोबल इंपैक्ट भी पड़े। द मूवमेंट इंस्पायर्ड सिमिलर स्ट्रगल फॉर वेमेन राइट्स वर्ल्ड वाइड। कि इस जो पहली मूवमेंट जो थी इसके जो इम्पैक्ट पड़े, ये वर्ल्ड वाइड जो है वो इसके इम्पैक्ट पड़े। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसके जो आने वाली जो वेव आगे हम पढ़ेंगे उसके ऊपर इसके असरात नजर आते हैं, ऑब्वियसली नजर आएंगे। जैसे पहली वेव जो है शुरू कब हुई और उसका रिजल्ट कब मिला, जाके 1920 में अमेरिका के अंदर खवातीन को वोट का हक देने की सूरत में। ये थी पहली फर्स्ट वेव। अब हम बात करेंगे सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है ये स्टार्ट होती है जाके मिड 20th सेंचुरी के अंदर। इसके की पॉइंट्स कौन से थे, सबसे पहले होता था जेंडर इक्वालिटी के, ये तो इसकी डेफिनेशन भी यही थी, इसकी जो हमारा जो डिमांड्स थी वो भी यही थी। तो ये तो इसका मेन जो मुतालबा है तो वो यही था, जेंडर इक्वालिटी के, खवातीन को बराबर के हकूक मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन इज इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ, के खवातीन को तमाम जो जिंदगी के जो खाके हैं उनके अंदर बराबरी के तहत डील किया जाए। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड डोमेस्टिक रूल, सेक्सुअल लिबरेशन। दूसरा जो इसका की पॉइंट था सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का, चैलेंज ट्रेडिशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी एंड प्रोमोटेड वेमेन्स ऑटोनॉमी ओवर देयर बॉडीज एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। के इसके अंदर खवातीन को हक हासिल है जी, वो बच्चा पैदा करना चाहती हैं करें, नहीं करना चाहती ना करने करें। तो ये सेक्सुअल लिबरेशन, खवातीन को जो आज़ादी जो है वो दी जाए, ये मुतालबा था इसके अंदर। एक जो की पॉइंट एक और था खवातीन की इस सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर। थर्ड पॉइंट था वेमेन लिबरेशन मूवमेंट फॉट अगेंस्ट पेट्रियार्कल norms and institutions seeking to dismantle system of oppression that perpetuate gender inequality। के जो एक पुराने मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि पेट्रियार्कल नॉर्म्स, जो एक माँ बाप से आबाओ अजदाद से जो नॉर्म्स चली आ रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस चलते आ रहे हैं, ये था कि अब खवातीन जो है वो खुद जब जवान हो गई हैं, वो जब समझदार हो गई हैं, वो अपना फैसला खुद से कर सकती हैं। सो वेमेन्स लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के तहत, जिसके तहत जी हम खुद ही अपने कामों की जिम्मेदार हैं, हम बेहतर तरीके से काम को कर सकते हैं। और इसकी लेटेस्ट फॉर्म आज की सूरत में आप देखते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी वगैरह, इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं। तो ये इसी की आगे कनेक्शन होता है, सेकंड वेव से ये स्टार्ट हो गया वेमेन्स लिबरेशन मूवमेंट का। इंटरसेक्शनैलिटी, जो सेकंड वेव थी उसके अंदर सिर्फ खवातीन को मर्दों के साथ बराबरी नहीं चाहिए थी। इंटरसेक्शनैलिटी मतलब अपनी सेक्स के अंदर भी जो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था गोरा और काला की सूरत में, और रंग की बुनियाद के ऊपर, नस्ल की बुनियाद के ऊपर, जबान की बुनियाद के ऊपर, इकोनॉमिक स्टेटस की बुनियाद के ऊपर, सोसाइटल स्टेटस की बुनियाद के ऊपर। तो ये भी कहा गया जी खत्म होना चाहिए। तो चलो अच्छी बात थी कि ये भी जो है वो खत्म होना चाहिए। सो सेकंड वेव के अंदर ये भी एक की पॉइंट था। नंबर 5, कॉन्शियसनेस रेजिंग। कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं, अवेयरनेस को, लोगों को जो है वो कॉन्शियस किया गया। लोगों से मुराद यहाँ पर खवातीन ही है। यूटिलाइज ग्रुप डिस्कशंस एंड कॉन्शियसनेस रेजिंग सेशंस टू रेज अवेयरनेस ऑफ वेमेन्स एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव स्ट्रगल्स, के लोगों को अवेयर, लोगों को नहीं, खैर ये तो फेमिनिज्म है तो खवातीन की बात हो रही है, तो खवातीन को जो है वो अवेयर किया गया कि भाई आपके ये मुतालबात जो हैं वो आपके ये राइट हैं, ये अब मुतालबात की सूरत में आने चाहिए, आप भी इसके अंदर जो है शामिल हो, आपको पता हो आपके हकूक क्या हैं। तो सेकंड वेव के अंदर कॉन्शियसनेस रेजिंग अवेयरनेस मूवमेंट्स भी लॉन्च की गई। नंबर 6 है रिप्रोडक्टिव
राइट्स, मतलब तौलीदी हकूक जिसको हम कहते हैं, ये पहली वेव में भी हमने डिस्कस किया कि हमल और अस्काते हमल के बारे में, डिमांडेड एक्सेस टू कंट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन, एडवोकेटिंग फॉर रिप्रोडक्टिव फ्रीडम एंड बॉडीली ऑटोनॉमी। खवातीन ने कहना शुरू किया सेकंड वेव के अंदर, डिमांड किया कि भाई अपनी अपने जिस्म के ऊपर हमारी अपनी मर्जी है, हम जो है वो हमल रखें ना रखें, हमल को गिरा दें, ये मतलब इस टाइप की। मैं इसको मजीद क्या एक्सप्लेन करूं, आप समझ जाएंगे। नंबर 7 है वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, काम की जगह पर जो तजहीक का सामना है उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाई गई, ये भी एक पॉइंट था सेकंड मूवमेंट का। एड्रेस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस इंक्लूडिंग अनइक्वली पे, मतलब मर्दों को पहले ज्यादा पे मिलती थी, खवातीन को कम मिलती थी। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, मर्दों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, खवातीन को कम, ये तो चलो एक जायज मुतालबा था, ऐसा होना भी चाहिए था। एंड सेक्सुअल हरासमेंट, काम की जगह पर खवातीन को सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता था। तो आज भी ये पड़ता है, बल्कि भाई पाकिस्तान और इंडिया में देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि रोजाना या 24 घंटे ये काम होता है, लेकिन फिर भी हमें इस तरह के केसेस जो मिलते हैं, तो माजी में भी ऐसा होता था, तो ये भी एक जायज मुतालबा था। सो वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन भी एक सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का एक पॉइंट था। कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, कॉल्ड फॉर डाइवर्स एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन इन मीडिया, ये भी डिमांड की गई कि खवातीन को मीडिया के अंदर जो है वो मीडिया, अदब और फनून में खवातीन की मुनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो ये भी एक मुनासिब मुतालबा था। नंबर 9 है सेकेंड वेव की अचीवमेंट्स क्या थी। पहली वेव ने 100% तो नहीं लेकिन काफी कामयाब हुई, लेकिन दूसरी वेव तो उससे भी ज्यादा कामयाब हो गई। द अचीवमेंट्स ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इंक्लूड एडवांसमेंट इन रिप्रोडक्टिव राइट्स, खवातीन के जो तौलीदी हकूक थे उनके अंदर जो है एडवांसमेंट आई, खवातीन मेरा जिसम मेरी मर्जी जैसे जो हकूक थे उनके मानने जाने शुरू होने लगे। अब वर्क प्लेस इन इक्वालिटी, काम की जगह पर इक्वालिटी मिलना शुरू हो गई। कॉन्शियसनेस रेजिंग लो, खवातीन के अंदर जो है वो अवेयरनेस आना शुरू हो गई अबाउट जेंडर रोल्स एंड द प्रमोशन ऑफ वेमेन ऑटोनॉमी एंड सेक्सुअल लिबरेशन, जो ये सारी चीज। और ग्लोबल इम्पैक्ट, फर्स्ट वेव के भी ग्लोबली इम्पैक्ट पड़े थे, सेकंड वेव के डिमांड भी ज्यादा थी, तब तक लोगों में अवेयरनेस भी आ गई थी, खवातीन में अवेयरनेस आ गई थी। तो सेकंड वेव, द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म हैड ग्लोबल इम्पैक्ट, इंस्पायरिंग मूवमेंट्स फॉर जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड वाइड, इन्फ्लुएंसिंग लीगल रिफॉर्म, चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड एम्पावरिंग वेमेन टू असर्ट देयर राइट्स एंड डिमांड सोशल चेंज। खवातीन को वर्ल्ड वाइड जो है वो पता चलना शुरू हो गया, इवन के यूरोप से बाहर भी ये वेव जाना शुरू हो गई, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दीगर बर्रियातमों में भी ये वेव जो है वो जाना शुरू हो गई। अब हम बात करेंगे थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। जो फेमिनिज्म की जो थर्ड वेव है, ये लेट 20th सेंचुरी में जाके स्टार्ट होती है। अगर इसके की पॉइंट्स की बात की जाए तो इंटरसेक्शनैलिटी एडवांस फॉर्म के अंदर आ गई, मतलब कि विद इन द जेंडर, मतलब मर्दों और खवातीन दो जेंडर है ना, तो खवातीन के अंदर एक जेंडर है, मतलब खवातीन एक जेंडर है ना, तो खवातीन के अंदर भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई एक गोरे और काले के दरमियान, रंग, नस्ल, इलाका, मजहब के दरमियान, अपने रुपये पैसे की बुनियाद के ऊपर किसी को ज्यादा समझना, कमतर समझना, सोसाइटी के अंदर जो है वो किसी को कमतर ज्यादा समझना, ये मतलब इंटरसेक्शनैलिटी, मतलब खवातीन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसके भी खात्मे के लिए आवाज उठाई गई। ये सेकंड वे में भी ऐसा ही हुआ। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, मतलब कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनको भी कहा गया अब दायरे में लाया जाए, शामिल किया जाए जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं विद इन फेमिनिज्म, जैसे LGBTQ, मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, जो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, मतलब लड़की लड़की के साथ अपना जो है वो पेयर बनाती हैं, अपनी जिंदगी बसर करती हैं, लड़का लड़के के साथ। तो इसी तरह के जो दुनिया भर में जो अ, ये एक नई किस्म के जो लोग शुरू हुए थे उनको भी कहा गया जी अब शामिल किया जाए, साथ मुआशरे के अंदर लाया जाए, उनको भी एक आइडेंटिटी दी जाए, शनाख्त दी जाए। अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में इस बारे में बड़ा बहस भी हुई थी, एक बिल भी आया था जिसके बारे में मजहबी तंजीमों ने बड़ा एहतजाज भी किया था, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक मर्द है, वो जाके नादरा को कहता है जी मैं औरत हूं, तो उसको औरत लिखना पड़ेगा उस कानून के तहत। तो इस तरह के कवानीन जो है वो यूरोप में तो आम है, तो किसी की मर्जी है, वो अपने आप को क्या जो मर्जी डिक्लेयर करे, खातून करे, मर्द करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो कहा गया है ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाए। दस नेक्स्ट है नंबर 3, सेक्स पॉजिटिविटी। सेक्स पॉजिटिविटी, सॉरी,
खवातीन की खुद मुख्तारी और जिनसी आज़ादी का जश्न मनाया गया। सेलिब्रेटेड वेमेन्स एजेंसी एंड सेक्सुअल ऑटोनॉमी, चैलेंजिंग अ स्लट, शेमिंग एंड प्रमोटिंग बॉडी पॉजिटिविटी एंड सेक्सुअल एम्पावरमेंट। खवातीन की खुद मुख्तारी और जिनसी आज़ादी का जश्न मनाया गया। स्लट शेमिंग को चैलेंज करते हुए जिस्मानी मसबियत और जिस्मानी जिस्मानी मसबियत और जिनसी खुद मुख्तारी को फ़रोग दिया गया। ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि स्लट वॉक की गई। स्लट वॉक कब की गई? 2011 के अंदर, 2011 के अंदर, कनाडा के शहर है टोरंटो के अंदर, जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर ने एतराज उठाया था कि खवातीन मुनासिब लिबास पहने तो जो है वो उनको जो है वो रेप का निशाना नहीं बनाया जाएगा। खवातीन लिबास इस तरह से पहनती हैं कि उससे फिर रेप के केसेस ज्यादा होते हैं। ये पुलिस ऑफिसर का भाई बयान है, मेरा नहीं था। तो खवातीन के अंदर फिर खवातीन ने उसको जो है वो एक शर्म दिलाने के लिए, मतलब उनका ये मुतालबा था, ये भी मैं नहीं कह रहा भाई, स्लट वॉक जो है वो की थी उन्होंने कि भाई हम जो मर्जी पहने, जो मर्जी पहने, जहां मर्जी जाएं, जिस तरह मर्जी रहे, आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले। सो स्लट वॉक की गई थी। सो ये तीसरी वेव के अंदर सेक्स पॉजिटिविटी, मतलब कि अब सेक्स को एक पॉजिटिव सेंस में लो, सिर्फ एक ही काम के लिए जो है वो इस्तेमाल ना करो, ना देखो, ना समझो, ये सारी चीजें। जो थर्ड वेव है उसके अंदर साइबर फेमिनिज्म। साइबर फेमिनिज्म, ऑनलाइन हरासानी, डिजिटल राजदारी, आजकल तो इसका बहुत ज्यादा जो है वो वायलेशन आज भी हो रही है इसके अंदर के, जो किसी की जो है पिक्चर्स को जो है वो अपलोड कर दिया, वीडियोस बना के अपलोड कर दी, या किसी की पिक्चर के ऊपर किसी की पिक्चर जो है वो लगा दी, चेहरा किसी का, जिस्म किसी का। तो ये इस तरह की जो साइबर फेमिनिज्म के बारे में भी जो है वो आवाज उठाई गई कि भाई इस तरह की भी कोई कानून साजियां होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह से किसी को हरास करता है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, तो उसके खिलाफ जो है कोई केस वगैरह होना चाहिए। ग्लोबल फेमिनिज्म recognize the interconnectedness of feminist struggles worldwide, advocating for women's rights and gender equality on global scale। कि इसको फिर आलमी सतह पर जो है वो फैलाया गया, इसकी जो है वो पब्लिसिटी की गई, इसको पहचान लिया गया, इसको कनेक्ट कर लिया गया। सो थर्ड वेव तक दुनिया भर में जो है वो बड़ी ज्यादा इसके अंदर मकबूलियत आ चुकी थी। उसके बाद नंबर 6 है पॉलिटिकल एक्टिविज्म। Political activism engaged in grassroots organizing, protest, and advocacy campaigns to address a wide range of issues, including reproductive rights, gender-based violence, and environmental justice। के political and activism के दुनिया भर के अंदर जो है वो इसके अब प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए, एडवोकेसी कैंपेन्स लॉन्च की गई, पूरी एक वाइड रेंज की सतह पर इन इश्यूज को हाईलाइट किया गया, रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में, जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में, एनवायरमेंटल जस्टिस के बारे में। सो पॉलिटिकली एक्टिविज्म के सियासी तौर पर जो है इसको एक्टिवेट किया गया थर्ड वेव के बाद। इसके फिर जी फलां मुल्क का फलां सदर है, वो जो है वो खवातीन को लीड करेगा। सो मतलब इसको एक सियासी रंग दे दिया गया ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ओहदे होते हैं, तो हर इलाके, रीजन, मुल्क की सतह पर जो है वो इसको एक बाकायदा तौर पर लीडर्स जो है वो लीड करने लगे, इसको अगर मैं समराइज करूं तो। नंबर 7 है पॉप कल्चर एंड मीडिया क्रिटिक। कि पॉप कल्चर और मीडिया की जो तनकीद है, कि अवामी सकाफत और मीडिया में जिन्स की नुमाइंदगियों का जो है वो तजिया किया गया, और हकीकी पेशकशों को जो है वो फरोग दिया गया। मतलब जो एक सुनी सुनाई बातों को पीछे रखा गया और हकीकी तौर पर जो हो रहा है उसको पोर्ट्रे किया गया। एनालाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इन पॉपुलर कल्चर एंड मीडिया, चैलेंजिंग चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स, जो दकियानूसी टाइप जो चैलेंजेस थे उनको जो है वो उनके खात्मे के लिए काम किया गया। एंड प्रमोटिंग मोर डाइवर्स एंड ऑथेंटिक पोर्ट्रेज ऑफ वेमेन, मतलब खवातीन का जो एक इमेज है उसको जो हकीकी है वो पेश किया गया, और जो स्टीरियोटाइप्स जो थिंकिंग थी, थॉट्स थी, उनको तनकीद का निशाना जो है वो बनाया गया थर्ड वेव के अंदर। कंटिन्यूड एवोल्यूशन, और ये थर्ड वेव जो है ये कंटिन्यूसली जो है वो इवॉल्व होती गई, और इसने न्यू जो चैलेंजेस थे उनको अडॉप्ट किया और अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया, और जो चैलेंजेस थे उनके लिए फिर आगे आवाज उठाना शुरू की, अवेयरनेस की सूरत में, मार्चेस की सूरत में, और कंपेन्स की सूरत के अंदर। अचीवमेंट्स थर्ड वेव तो बहुत ज्यादा जो है वो कामयाब हो गई। इसके अंदर जो है वो अचीवमेंट्स ऑफ द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म इंक्लूड सेंटरिंग इंटरसेक्शनैलिटी, डिजिटल एक्टिविज्म, आप समझते हैं इसको, द मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट आपने देखी होगी, पाकिस्तान और इंडिया में कुछ अरसा पहले जो है वो शुरू हुई थी। बड़े 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 अदाकार, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने बल्कि इसके अंदर जो है वो अपने आप को जो है वो
मी टू जो एक मूवमेंट थी उसके अंदर जो है बताया जी बचपन में मेरे साथ जो है वो फलां बंदे ने इस तरह किया, ये किया, वो किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मकसद क्या था उसका, कि भाई आगे अवेयरनेस दी जाए कि अगर आपके साथ कोई इस तरह होता है तो आप अपनी आवाज उठाओ, ना कि जैसे हमने बचपन में दबा दिया था अपने आप को, तो आप जो इस तरह के किसी भी किस्म के आपके साथ इस्तेहसाल ना हो। ग्लोबल इम्पैक्ट, फिर इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स भी पड़े, थर्ड वेव के तो बहुत ज्यादा जो है वो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़े। आज आप देखें कि दुनिया में फेमिनिस्ट जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुंच चुके हैं और उनके मुतालबात जो हैं वो क्या हैं। अब मुझे, आप भी इसी दुनिया में भाई रहते हैं, आपको भी पता है सारा। फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, अर्ली 21st सेंचुरी अब तक ये जारी है। फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म की ये एडवांस शक्ल है जिसको आज भी हम जो है वो देखते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ, आप लोग खुद जो है वो इसके बारे में जानते हैं बड़ा ज्यादा, बल्कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे भाई, मुझे तो, मैं भी चलो थोड़ा बहुत जानता हूँ। आप अगर जो आपके नॉलेज में है कुछ चीजें तो आप भी शेयर कर दीजिएगा भाई। फोर्थ वेव में वही चीजें थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वेव की सुपरलेटिव फॉर्म आ गई फोर्थ वेव। डिजिटल एक्टिविज्म के बारे में, इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में, एलजीबीटीक्यू के बारे में भाई। अब बाकायदा तौर पर कई ममालक के अंदर तो लड़की लड़की से शादी करती है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है उसकी, लड़का लड़के से शादी करता है तो वो बाकायदा से रजिस्टर होते हैं। तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये तमाम किस्म की जो मूवमेंट्स हैं बाकायदा तौर पर कई ममालक के अंदर उनको कानूनी तौर पर शामिल कर लिया गया है। मी टू मूवमेंट, इसने जो है वो स्पार्क अ ग्लोबल कन्वर्सेशन अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एंड असॉल्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और इंडिया की जो बड़ी टॉप की सेलिब्रिटीज थी उन्होंने भी जो है वो इसको स्पार्क किया, इसको जो है वो हाईलाइट किया ताकि लोगों को अवेयरनेस जो है वो दी जाए। उनका मकसद क्या था, कि लोगों को अवेयरनेस देना। जेंडर क्वेरियर एंड नॉन बाइनरी इंक्लूजन, मतलब जेंडर क्वेरियर एंड नॉन बाइनरी इंक्लूजन के जिन्स की जो गैर रवायती और गैर बाइनरी जो शमूलियत है, मर्द और औरत से बाहर रहकर, मतलब दो ही जेंडर है ना, मेल और फीमेल। तो कहा जी अब इससे हमने भाई अलहदा हो जाना, अब इसके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं, हमें कोई नहीं बांध नहीं सकता है। कि इसके लिए बाकायदा से फिर एडवोकेसी भी की गई कि हर किसी को हक हासिल है कि वो अपनी कौन सी जेंडर जो है वो विजिबल करता है। मर्द है तो वो औरत कह सकता है अपने आप को, और औरत है तो मर्द कह सकता है। आप देखते हैं जी फलां बंदे ने जिन्स को तब्दील करा लिया, इस तरह के केसेस अब तो रोजमर्रा हम देखते सुनते हैं भाई। तो ये फोर्थ मूवमेंट के अंदर ये तमाम जो चीजें हैं इनको हाईलाइट जो है वो किया गया। और रिप्रोडक्टिव जस्टिस, अब रिप्रोडक्टिव जस्टिस के तौलीदी इंसाफ, एडवोकेटेड फॉर a comprehensive reproductive health care including access to abortion, के खवातीन को अबॉर्शन की एक्सेस होनी चाहिए। अब बाकायदा तौर पर कई ममालक के अंदर इसके अंदर जो है वो कानूनी तौर पर इजाज़त है अबॉर्शन करवाने की। और इसी तरह से अस्काते हमल की जो मेडिसिन इस्तेमाल करने की बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर इजाज़त है, इस्तेमाल करना, बेचना, ये तमाम चीज़ें। और ये कब आई, ये फेमिनिज्म की जो मूवमेंट्स हैं इनकी जो एडवांस शक्ल जो जो होती गई, तो अब कई ममालक ने कहा जी ये हर बंदे का हक का है कि वो जैसे मर्जी जिंदगी जिए, बच्चा पैदा करे ना करे, कितने करे, खवातीन को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल है। उसके बाद एनवायरमेंटल फेमिनिज्म की अगर हम बात करें, तो एनवायरमेंटल फेमिनिज्म के अंदर दुनिया भर में खवातीन ने अपनी अपनी कम्युनिटीज से अपनी एक क्यादत को जो है वो फराम किया। उन्होंने कहा हम भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जी काम कर सकते हैं, सिर्फ मर्द ही जो है वो नहीं कर सकते। जिसके लिए दो बड़ी जो है वो मशहूर जो लीडर्स हैं खवातीन की एनवायरमेंटल फेमिनिज्म के हवाले से, जिसमें वनीता धोंद और माया मोरिस, ये बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने एनवायरमेंटल फेमिनिज्म के लिए काम किया और अपने आप को पेश किया। ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है कि खवातीन ने बाकायदा तौर पर अपने अपने इलाकों से लीडर्स फ्राहम किए जी, ये और बाकायदा फिर उन लीडर्स ने इसके लिए आगे फिर काम भी किया। कल्चरल क्रिटिक, सकाफती तनकीद के सिनफी तसब, खवातीन से नफरत और जिन्स की बुनियाद के ऊपर तशद्दुद को चैलेंज किया गया इसके अंदर। नंबर 8 पे है कॉन्टिन्यूड एक्टिविज्म, कि द फोर्थ वेव कंटिन्यूज टू इवॉल्व एंड अडॉप्ट। हम देखते हैं कि ये भाई अब आगे जे चलती जा रही है, चलती जा रही है, और इनके मुतालबात भी आगे से बढ़ते जा रहे हैं। अब इस तरह के मुतालबात हैं कि वो मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी ये सुन रही होंगी, तो मैं जो है वो विद इन द लिमिट्स ही इसको एक्सप्लेन करूंगा कि अब ये उनके ऐसे ऐसे मुतालबात हैं कि हम उसको आगे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। सो जानते आप भी हैं, मैं भी जानता हूँ। अचीवमेंट्स इसकी तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। मी टू है, मी टू मूवमेंट है, और इसी तरह से जेंडर क्वेरियर एंड नॉन बाइनरी इंक्लूजन
ये बहुत एक जो है वो बहुत बड़ी इनकी इन लोगों की कामयाबियां हैं कि जी इन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया कि हमारी मर्जी है जी, डिमांड किया और बाद में मुतालबात माने भी गए कि हम अपने आप को मर्द कहें औरत कहें, भाई जो मर्जी कहें हमारी मर्जी है। ग्लोबल इम्पैक्ट, इसके भी ग्लोबल इम्पैक्ट पड़े हैं, पड़ रहे हैं, और मुस्तकबिल में तो और ज्यादा जो है वो पड़ेंगे जो जो इसके अंदर जो है वो एडवांसमेंट आती रहेगी। अगर अब लास्ट के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के, फेमिनिज्म की जो है वो अकसाम कितनी है। सबसे पहले लिबरल फेमिनिज्म, लिबरल कहती है आजाद ख्याल को है भाई, एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वलिटी थ्रू लीगल रिफॉर्म एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी विद इन एग्जिस्टिंग सोसाइटल स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है जी, वो बराबरी चाहते हैं, तो वो लिबरल फेमिनिज्म की कैटेगरी के अंदर आता है। रेडिकल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो सीक्स टू डिसमेंटल पेट्रियार्कल सिस्टम एंटायरली, कि जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, जो पिदरशाही निजामों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश करते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं। मतलब जो पुराने जो पिदरशाही माँ बाप का जो सिस्टम है उससे वो आजादी चाहते हैं, इनकलाबी तब्दीलियों की ये वकालत करते हैं जो रेडिकल फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट हैं सॉरी। मसलन वेमेन्स स्ट्रीट नामी एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था, ये इसी की एग्जांपल है रेडिकल फेमिनिज्म के नाम के ऊपर, जिसके अंदर खवातीन ने मार्च किया था गलियों के अंदर। सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, नाम से ही जो है वो जाहिर जाहिर है कि ये सरमायादारों के खिलाफ है, तमाम जिन्सों की जो समाजी और इक्तसादी इंसान इंसान की जो है वकालत करता है। और इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ये मर्द और खवातीन की बात नहीं हो रही, खवातीन के अंदर जो है वो रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी एंड एबिलिटी, इसकी बुनियाद के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का जो सामना था उसको एलिमिनेट किया जाता है। इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट मतलब एक जगह पे 10 औरतें काम कर रही हैं मिसाल के तौर पर यूरोप के अंदर, तो वहां पर जो है वो 7 जो है वो गोरे हैं और 3 अफ्रीकन है, तो इस बुनियाद के ऊपर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, इसको इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट फेमिनिज्म का नाम दिया जाता है, टाइप कहा जाता है। इको फेमिनिज्म है हमारे पास। इको फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म जो है वो कहते हैं कि एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन जेंडर ऑपरेशन एंड एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन, एडवोकेटिंग फॉर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड जेंडर जस्टिस। मिसाल के तौर पर वेमेंस वेमेंस इंडियन ट्रेड यूनियन का क्याम अमल में लाया गया, जिसके अंदर खवातीन मजदूरों के लिए, खवातीन मजदूरी के लिए जो काम करती हैं उनके हकूक की बात की गई, खवातीन के जो माहौलियाती मसाइल के बारे में आगाह करने के बारे में इको फेमिनिज्म के अंदर जो है वो जो काम करते हैं, ये भी एक फेमिनिज्म की एक टाइप है। खासकर ज़राअत, एग्रीकल्चर और कुदरती वसाइल की जो कटाई है उसके दरमियान, मतलब खवातीन को मजदूरी के दौरान जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनके हकूक की जो है वो आवाज़ उठाई जाती है, वो इको फेमिनिज्म। और मतलब इसका माहौलियात के साथ जो कनेक्शन होता है जिस भी काम का, उसके अंदर खवातीन के हकूक की बात की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया क्योंकि ये टॉपिक ही जो है वो बड़ा लंबा है और मैंने उसको समराइज फॉर्म के अंदर अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, वरना एक एक जो हमारा पोर्शन था उसके ऊपर भी एक एक घंटे का लेक्चर जो है वो होता है आमतौर पर हमारा क्लास के अंदर। तो अगर ये मैंने समराइज फॉर्म के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको समराइज करके आपके सामने जो है पेश किया कि फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म की हिस्टोरिकल हिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है, फेमिनिस्ट मूवमेंट के स्टार्ट होने की वजूहात क्या थी, उनकी डिमांड्स क्या थी, उनकी मूव जो कितनी मूवमेंट थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वेव आई, और बाद में टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म को। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इससे पहले वाले मैंने सोशियोलॉजी के जो लेक्चर हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, इसी प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। आने वाले तमाम सोशियोलॉजी के लेक्चर आपको इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान और हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।